नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज का सेशन सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, आज हम देखो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके इन सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, यानी कि यूपीएससी के रिगार्डिंग, स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके रिगार्डिंग। तो प्राचीन भारत इतिहास का जो आपका पहला टॉपिक है, वो आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप टॉपिक में देख पा रहे हो, पाषाण काल। पाषाण काल की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पाषाण काल के रिगार्डिंग। 1 सेकंड। देखो पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पाषाण काल जो है मानव इतिहास का सबसे पुराना और सबसे लंबा ये चरण रहा है, ठीक है, स्टोन एज की जो अगर हम बात करें तो। और इसी काल के अंदर मनुष्य मुख्य रूप से यानी कि पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। और इसको ना 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर जैसे कि पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करें, जिसको पैलेलिथिक एज बोलते हैं, लगभग इसको 25 लाख वर्ष पहले यानी कि 10,000 ईसा पूर्व तक ये इसका जो मतलब कि ड्यूरेशन रहा वो ये रहा। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मनुष्य शिकारी रहा उस टाइम पे, फल संग्रह भी रहा है, ठीक है। आग का उपयोग इसी काल में शुरू हुआ था। आवास स्थायी यानी जो गुफा वगैरह, खुलिस्तान वगैरह इसी में देखने को मिले। जो भी प्रमुख औजार जैसे कि कच्चे घर्षित पत्थर के उपकरण वगैरह हो गए, ठीक है। भारत के जो प्रमुख स्थल हैं वो इसी में आते हैं पूर्व पाषाण काल के अंदर, जैसे कि भीमबेटका हो गया आपका, सबरीमाला हो गया, पेहाना हो गया, बेलन घाटी होगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना जो भीमबेटका वो कौन सी जगह है, ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें कि जो मध्य पाषाण काल है सेकंड वाला, इसमें क्या जैसे कि आप देख सकते हो 1 सेकंड, कि मध्य पाषाण काल के अंदर लगभग जो इसका मतलब कि ड्यूरेशन रहा, समय काल जो रहा वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व में। और इसके जो फिजिकल फैक्टर वो ये हैं, जैसे कि जलवायु में बदलाव, ठीक है, बर्फ पिघलने का दौर इसी में देखने को मिला। छोटे छोटे पत्थर जिनको माइक्रोलिथ के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और प्रारंभिक में इसका जो पशुपालन और मछली पकड़ने का विकास इसी के अंदर देखने को मिलेगा आपको मध्य पाषाण काल के अंदर। भारत के जो प्रमुख स्थल हैं जैसे कि बागोर राजस्थान के अंदर है, ठीक है, डैमाबाद जो कि लाहगंज गुजरात के अंदर है। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसको न्यूलिथिक एज बोलते हैं। लगभग इसका जो ड्यूरेशन रहा वो 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,000 ईसा पूर्व में देखने को मिला। और इसी पाषाण काल के अंदर जो नवपाषाण काल है इसी के अंदर कृषि की शुरुआत हुई थी, जिसमें गेहूं, जौ, चावल ये हमें देखने को मिले। और स्थायी बस्तियों का भी निर्माण इसी में देखने को मिला। मिट्टी के बर्तन या चौक का उपयोग भी इसी में देखने को मिला। पशुपालन का भी विकास इसमें हमने गाय, बकरी, भेड़ को पालना इसी में हमने प्रारंभ किया। और भारत के जो प्रमुख स्थल हैं इसके अंदर नवपाषाण के अंदर जो कि मेहरगढ़, कुंडा, चिरांद, बुढ़ो, ये सारे इसी के अंदर देखने को मिले, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि हड्डी से निर्मित जो भी यानी कि आभूषण थे, यानी हड्डी से निर्मित जो भी आभूषण थे भारत के अंदर मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हमें बताने, ठीक है। जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हो, पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका सराय नारायण से, दूसरा है आपका मेहदा से, तीसरा है आपका लेखिया से, चौथा है आपका चोपनी मांडो से। तो इसमें पूछा है कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में आपको बताना है कि जो भी हड्डी से निर्मित जो भी आभूषण थे उस टाइम पे, ठीक है, तो वो कौन कौन सी जगह से हमें प्राप्त हुए थे देखने को मिले। देखो वैसे इसके 2 ऑप्शन हैं जो करेक्ट हैं, एक तो सराय नारायण से, एक आपका मेहदा से। अगर हम इसकी हम बात करें तो मध्य पाषाण काल का जो मतलब कि ये स्थल है मेहदा और सरायनहार, ये आपके यूपी के अंदर यानी कि यूपी के अंदर जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि यूपी के अंदर जो आपका प्रतापगढ़ है, यूपी के अंदर जो प्रतापगढ़ है वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में हड्डी से निर्मित जो भी यानी कि हमारे सींग वगैरह ये सारी चीज़ वहीं से प्राप्त हुई हैं। और मैदा के जो मतलब कि ये कह सकते हैं जिनके द्वारा इसका उल्लेख किया गया वो जी आर शर्मा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैदा का जो उल्लेख किया वो जी आर शर्मा जी के द्वारा किया गया था। और वो मेनली यानी कि अगर मुख्य हम बात करें तो 3 क्षेत्रों में इन्होंने इसका उल्लेख किया था। एक तो आपका हो गया बूचड़ खाना हो गया, एक आपका हो गया ये संकुलन क्षेत्र, ठीक है, कब्रिस्तान निवास वगैरह, इन तीनों क्षेत्रों में इसको बांटा गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन तथा एक को दूसरे को आर कहा गया। और अभिकथन ए में बोला गया कि विद्या क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। और सेकंड है आपका आर यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो अगर हम बात करें इन दोनों क्वेश्चंस में कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की पहले में दिया हुआ कि जो विद्या क्षेत्र हुआ करता था यानी पाषाण युगीन जो लोग थे वो अतः गंगा घाटी में उनके द्वारा उसको प्रवचन किया गया था। और जलवायु के परिवर्तन के कारण इसी काल के अंदर जो शुष्कता का चरण हमें देखने को मिला वो भी इसी में देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जी आर शर्मा जी के द्वारा सराय नाहर के अंदर जब खुदाई की गई थी, मैंने यानी जो जी आर शर्मा जी के द्वारा जब सराय नाहर के अंदर खुदाई की गई थी तो उसी टाइम में यह धारणा दी गई थी कि जो नूतन भूतल काल के अंत में जो सूखे के कारण यानी जो सूखे के कारण विद्यन क्षेत्र के अंदर जो भोजन की कमी हो गई थी, तो लोगों ने गंगा घाटी के अंदर क्या है कि प्रवचन करना शुरू कर दिया। ये कह सकते हैं कि लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया था। और इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, यानी कि आपका ए स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। क्योंकि अगर हम कंफ्यूजन अगर हम ये इस चीज़ को क्लियर करें जो आपकी कंफ्यूजन है, अगर देखें तो जो मेन है इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हो कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ए और आर दोनों ही सही है, बट लेकिन जो ए है वो आर की व्याख्या करता है, यानी जो आर था, आर जो है वो ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन इसमें आपका ए करेक्ट होगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन में इसमें दिए हुए कि अजंता है, भीमबेटका है, भाग है और अमरावती है। यानी इसमें से ये पूछा कि वो कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रागैतिक चित्रकला की अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर एक रायसेन जिला है। ठीक है, एमपी के अंदर एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक स्थित है ये भीमबेटका। ठीक है, इसके अंदर एक स्थित है भीमबेटका। तो जो भीमबेटका वहाँ पे इसमें कुछ शैलाश्रय कुछ गुफाएं इसके अंदर देखने को मिली हैं, यानी कुछ हमारे शैलाश्रय अथा तथा गुफाएं इसके अंदर कुछ शैलाश्रय गुफाएं देखने को मिली हैं। और भीमबेटका की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है वो मध्यपाषाण काल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मध्यपाषाण काल से संबंधित है, ये भीमबेटका की मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि अजंता या जो आपकी अजंता होगी, ये अजंता होगी और आपकी तथा बाघ हो गई, ये शैलकृत गुफाएं से संबंधित हैं और ये जो है ऐतिहासिक काल से संबंधित है। मतलब कि आपकी शैलकृत गुफाएं के अंदर देखने को मिलेंगी इनकी चित्रकला और ये ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट इज भीमबेटका। यानी कि जो सबसे मतलब कि प्रागैतिहासिक इस चित्रकला है जो कि काफी प्रसिद्ध है, भीमबेटका है। ध्यान रखना ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, भीमबेटका, क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रिटीज की कुछ शैलाश्रय गुफाएं देखने को मिली हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हो, ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, एक तो आपका दिया हुआ पैसरा, सेकंड आपका लेखिया, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट है आपका बिरवानपुर, नेक्स्ट है आपका मैदा। और इनको जो अरेंज करना वो क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि ये इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर करना। और क्रम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन कौन कौन से इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं? तो पैसरा होगा, एक आपका लेखिया होगा, नेक्स्ट आपका बिरवानपुर होगा, एक आपका होगा मैधा। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला। अगर हम देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैधा हमें पहले देखने को मिलेगा, मैधा वाला जो रीजन है। ठीक है, जो मैधा वाला रीजन है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैधा जो पड़ता है ये आपका मैधा की अगर हम बात करें तो ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, मैधा जो पड़ता है आपका कौन से उसमें पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर पड़ता है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? आपका प्रतापगढ़ के अंदर। मैधा जो प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, हम पहले इसकी जो लोकेशन वो निकाल लेते हैं, ये प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा। बिरवानपुर की अगर हम बात करें तो बिरवानपुर ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। और लेखिया की अगर हम बात करें तो लेखिया आपका मिर्जापुर में देखने को मिलेगा, मिर्जापुर के अंदर यूपी में ही। ठीक है, लेखिया मिर्जापुर के अंदर, लेखिया आपका मिर्जापुर के अंदर यूपी में देखने को मिलेगा। और जो आपका पैसरा ये आपका बिहार में देखने को मिलेगा, पैसरा बिहार में देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इसको पश्चिम से पूर्व की ओर हमें क्रम करना, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर इसकी अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि पश्चिम से पूर्व की क्रम अगर हमें करना तो सबसे पहले हमारा फोर्थ वाला देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर पहले मिलेगा हमें चौथा वाला यानी मैदा। दूसरे नंबर में देखने को मिलेगा लेखिया। ठीक है, दूसरे नंबर हमें देखने को मिलेगा लेखिया। और पहले पे हमें देखने को मिलेगा पैसरा। और फिर हमें देखने को मिलेगा तीसरा, यानी कि तीसरा वाला कौन सा होगा? तीसरा आपका होगा बिरवानपुर। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, यानी 4 2 1 3। आप ऑप्शन में भी देख सकते हो 4 2 1 3 होना चाहिए कहीं पे, 4 2 1 3 4 2 1 3, यानी ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, 4 2 1 3 आपको ये देखने को मिलेगा। और ये किस ऑर्डर में अब हमने अरेंज करें? ये आप करें पश्चिम से पूर्व के क्रम में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे कि सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड जो भी आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, उसको हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के रिगार्डिंग उसको देखते हैं। आप क्वेश्चंस में देख सकते हो कि इसमें पूछा हुआ है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करना हमें, तथा नीचे दिए गए जो भी कूट है उनके सही उत्तर देने। आपकी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट में दिए हुए आपके हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। इसमें दिए हुए आपके भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज। आप ऑप्शन से वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो ये सारी की सारी हड़प्पा संस्कृतियां हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखें। और ये जो सारी की सारी आपकी हैं नदी, यानी जिन पर ये अवस्थित है, यानी कि ये कह सकते हैं जिन पर ये बनी हुई है। हड़प्पा किस पे, कालीबंगा किस पे, लोथल किस पे, रोपड़ किस पे। तो आपको ध्यान रखना है। अगर देखो हम बेसिकली सीधी सीधी अगर हम बात करें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा किस पे? ये आपका रावी नदी पे देखने को मिलेगा। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये आपका घग्गर नदी पे देखने को मिलेगा। लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल आपका भगवा नदी पे देखने को मिलेगा। और रोपड़ की यदि हम बात करें तो आपका सतलज पे देखने को मिलेगा। तो आप ऑप्शन लगा लीजिए कि ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन सूचियों के बेसिस पे। तो ए का कौन सा बन रहा है आपका? एक ऑप्शन आ रहा है आपका, ए का है यानी कि 3, एक आ रहा है आपका 3। और बी की यदि हम बात करें तो बी का कौन सा आ रहा है आपका 2। ठीक, और सी की यदि हम बात करें तो सी का कौन सा आ रहा है आपका 1। और डी की यदि हम बात करें तो डी का आ रहा है 4। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो और आप ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो हमें सीक्वेंस बन रही है 3 2 1 4। अब ये देख लो 3 2 1 4 किसमें? तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा, 3 2 1 4। देन ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी 3 2 1 4। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाई गई थी। ठीक है, जो पाया गया विशाल स्नानागार जो है वो किस पुरातत्व स्थल में पाया गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको भी। ऑप्शन दिए आपके रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। ठीक है, अगर देखो इसका सीधा सीधा बेसिक अगर बात करें तो ये जो पुरातत्व स्थल है ये विशाल स्नानागार ये आपका किसमें पाएगा? मोहनजोदड़ो के अंदर। थोड़ी सी यदि हम इसकी समरी बताएं तो सैंधव सभ्यता के जो महान स्नानागार थे ये साक्ष्य मिले हैं इसके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि सैंधव सभ्यता के ये सैंधव सभ्यता का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो महान स्नानागार है इसके वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो के, जो कि ये पूरा मतलब ये क्या एक पुरातत्व स्थल है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी वो किस बेसिस पर जानी जाती है, अगर हम बात करें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जैसे पहले दिया हुआ कि अपने नगर नियोजन के लिए, सेकंड दिया हुआ आपका मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के लिए, थर्ड दिया हुआ आपका अपने कृषि संबंधी जो भी मतलब कार्य होते थे कृषि के रिगार्डिंग वो, नेक्स्ट दिया हुआ आपका अपने उद्योगों के रिगार्डिंग में। और इनमें से आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना। देखो सबसे पहले एक ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि सही पूछा या गलत पूछा, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी पे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं जल्दबाजी में कि ऑप्शन में सही पूछा या गलत पूछा, ठीक है या नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखो नयो नगर नियोजन ये भी सही है जहाँ तक हम बात करें, ठीक है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये भी इसमें ही आती थी, कृषि संबंधित कार्य थे ये भी इसी में आते थे, और उद्योग के रिगार्डिंग में भी आता था। तो यानी कि आपके सारे ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑल ऑप्शन आपके करेक्ट है। अब आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में देखो उपयुक्त सभी आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा हड़प्पीय जो मतलब कि नगर था वो 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। 3 भागों में उसको बांटा गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हड़प्पा, देखो हड़प्पियन की बात करा हुआ तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा धोलावीरा, ठीक है। ये हड़प्पा नगर जो था वो धोलावीरा था, जिसको यानी कि अब देखो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो धोलावीरा है वो मतलब कि गुजरात के अंदर तो है लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में। देखिए यहाँ से वनडे टाइप क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात के अंदर है लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो यहाँ पे कच्छ जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये एक हड़प्पन नगर था और इस नगर का जो आकार है वो कैसा था, आयताकार था, ठीक है। इस नगर का जो आकार था वो कैसा था, हमारा आयताकार था, ठीक है। और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था, यानी कि एक किला भाग मतलब कि 3 भागों में बांटे गए थे, यानी कि मध्य नगर, निचला नगर और एक किला, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन इसका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाथी दांत का पैमाना जो हड़प्पीय संदर्भ में मिला है उसका क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। कहाँ से मिला, कालीबंगा से या लोथल से या धोलावीरा से या आपका बाणावली से, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, हाथी दांत के जो पैमाने अगर हड़प्पीय के संदर्भ में पूछा हुआ है तो ये आपके कहाँ से मिलते हैं, लोथल से आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, यानी कि बी ऑप्शन, लोथल से आपको देखने को मिलेगा। जो यानी कि हाथी दांत के जो पैमाने मिले वो कहाँ से मिले आपको देखने को मिलेंगे, लोथल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची में देख लेते हैं क्या चीज़ दी हुई है। तो सूची के अंदर दिया हुआ है आपका यानी कि ये हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और आपका कौशाम्बी। इसके अंदर आपके दिए हुए हैं सूची सेकंड के अंदर एनजी मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, बीबी लाल। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो हैं इनके मतलब कि जिनके द्वारा इन मतलब कि जो ये सभ्यता दी हुई है वो किसके द्वारा इनको बनाया गया, ठीक है, किनके द्वारा इनको खोजा गया, रेखांकित किया गया। तो अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, एलिमिनेशन अगर लग जाए तो, ठीक है। वैसे ऊपर से देखो एक बार हड़प्पा की यदि हम बात करें तो हड़प्पा यानी किसके द्वारा बनाई गई थी, हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा यानी दयाराम साहनी जी के द्वारा, जो कि 1923 से लेकर 24 यानी 1923 से 24 के काल में इसको इन्हीं के द्वारा यानी कि स्टैब्लिश किया गया था, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को। और हस्तिनापुर की यदि हम बात करें तो ये आपको बीबी लाल के द्वारा की गई थी 1950 से 52 के काल दौरान। और तक्षशिला की यदि हम बात करें तो तक्षशिला आपकी जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी 1913 से लेकर 1913 से 34 के काल में, ड्यूरेशन में। और देखो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, हड़प्पा जो सभ्यता है आपका दयाराम साहनी यानी 1923-24 के बीच में भी रहा है और ये आपका 1924-25 के बीच में भी रहा है। कौशाम्बी बचा कौन सा, ये जो कि आपका एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें आपकी सभ्यता हो गई इधर के साइड में, और ये इसकी जो मतलब कि एक ऐसे जिनके द्वारा इसको फाइंड आउट किया गया था सभ्यताओं को, वो लोग हो गए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 सेकंड, इसका जो हमने सीक्वेंस एक बार बना देते हैं 1 सेकंड। हड़प्पा का कौन सा था आपका, ये दयाराम साहनी वाला, ठीक है। और हस्तिनापुर का क्या था आपका, बीबी लाल, ये 4, ठीक है। ए का तो हो गया आपका 3 और बी का हो गया आपका 4। और तक्षशिला की अगर हम बात करें तो जॉन मार्शल यानी कि सी का 2। और कौशाम्बी का कौन सा था, एनजी मजूमदार यानी कि डी का 1। तो 3 4 2 1 सीक्वेंस देख लो आप किसमें बन रहा है, 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका दूसरे में देखने इसमें सी ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 4 2 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण यानी निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। देखो उत्तर से दक्षिण पूछा हुआ, अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा था तो उसमें पूछा था शायद पूर्व से, ठीक है, पूर्व से पूर्व की तरफ में उसमें पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो ये कुछ सभ्यता दी हुई है जैसे कि माया है, एजटेक है, मोइका इंका, माया मोइका इंका, एजटेक मोइका माया इंका। और इनको उत्तर से दक्षिण के फॉर्मेट में हमको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार देखते हैं ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किस बेसिस पे हम इसको लगाएंगे। अगर देखो हम ध्यान से देखें जो डायरेक्शन दी हुई है उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो नॉर्मली वैसे देखो सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे देखें जो एजटेक सभ्यता है वो आपकी विस्तार से अगर हम बात करें तो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर है, ठीक है। जो एजटेक सभ्यता ये वाली जो एजटेक सभ्यता है, एजटेक, ठीक है, एजटेक जो सभ्यता है आपकी देखें इसका जो विस्तार है वो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में है, ठीक है। मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगी। और इसी के अंतर्गत जो मध्य दक्षिणी मैक्सिको से लेकर यानी कि आपके बेलीज हो गई, ग्वाटेमाला हो गई, अल सल्वाडोर हो गया, होंडुरास हो गया, निकारागुआ हो गया, और उत्तरी कोस्टारिका की मतलब उत्तरी कोस्टारिका तक, मतलब जो उत्तरी कोस्टारिका तक, ठीक है, ये इसके क्षेत्र में शामिल है। और इस प्रकार जो एजटेक सभ्यता वो विस्तार से पूरे इसमें मैक्सिको में मतलब कि मैक्सिको सभ्यता की चारों तरफ से वो है। और विस्तार से अगर देखें तो ये मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में जो भी हमारा ये वाला पोर्शन है यानी कि दक्षिण वाले रीजन में, उसके अर्थात में अगर हम देखें तो दक्षिण वाले में ग्वाटेमाला हो गई, उत्तरी में बेलीज हो गई, अल सल्वाडोर आपकी होंडुरास में हो गई। तो ये पूरा ऐसे फैला हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो इनका जो प्रश्न अनुसार जो मतलब ये सभ्यता का जो क्रम है वो सबसे पहले आपको कौन सा देखने को मिलेगा,
अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपका एज तक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको माया देखने को मिलेगा। माया इसमें है नहीं, देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है नहीं, तो ऑप्शन नेक्स्ट नीचे दिया हुआ देखो ये रहा, एज तक हो जाएगा, माया हो जाएगा, फिर उसके बाद मोहिका हो जाएगा, फिर इंका हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी इज करेक्ट होगा, जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में जो ये सभ्यताएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण के फॉर्मेट में। नेक्स्ट टॉपिक आपका वैदिक काल। वैदिक काल से रिलेटेड जो भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, 1 सेकंड। देखो वैदिक काल, 1 सेकंड, ये कौन सी आ गई, 1 मिनट। देखो वैदिक काल में अगर हम बात करें तो कुछ वेद होते हैं, ठीक है। वेद की अगर हम बात करें जो मुख्य वेद हैं, जैसे कि वेद के अंदर ये 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, 1 सेकंड, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन है और इसमें सूक्तों के संग्रह के बारे में बताया हुआ। सामवेद के अंदर संगीत के आधार पर बताया हुआ। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ विधि के बारे में बताया हुआ। अर्थवेद के अंदर जादू टोना या चिकित्सा के बारे में बताया हुआ। और कुछ अन्य वेद वगैरह थे जो अलग फॉर्मेट में आए थे, ठीक है, जैसे कुछ यहाँ पे ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, ये सारी चीज़ इसके अंदर बताई हुई है, ठीक है। 1 सेकंड, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वो देख लीजिएगा। वैदिक काल की जो मुख्य बातें हैं, ठीक है। वैदिक काल की मुख्य बातें के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आर्यों का भारत में बसना, ठीक है, उस टाइम पे, और प्रकृति पूजा के बारे में भी इसके अंदर बताएगा। यज्ञ व अनुष्ठान के बारे में हमने वैदिक काल से ही ये देखने को मिलेगा। वर्ण व्यवस्था का विकास भी इसी के काल में हुआ। पशुपालन से कृषि की ओर बढ़ना, ये भी हमने इसी में देखा। समाज का क्रमिक विकास भी इसके अंदर देखा। और वेदों का जो उपनिषदों की रचना की गई थी वो भी इसी काल के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ठीक है। सबसे पुराना वेद अगर हम बात करें तो कौन सा है, जैसे आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो सबसे पुराना वेद है सिंपल है, कौन सा होगा, ऋग्वेद होगा सबसे पुराना वेद। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और इसको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और तथा अर्थवेद। वेदों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद ही है और ये सबसे प्राचीन माना जाता है, यानी जो ऋग्वेद है सबसे सर्वाधिक प्राचीन, यानी सबसे प्राचीन, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना, ठीक, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना। तो यहाँ पे ये कुछ वेद दिए हुए हैं, उनके जो ये स्रोत वगैरह दिए हैं कि कौन सा वेद किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि ये आपको बताने हैं। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी व्याख्या भी बताई थी, तो आप इजीली बता सकते हो। ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद का संबंध किस चीज़ से था, ये स्रोत एवं प्रार्थना से रिलेटेड था, यानी एकाफोर हो गया। यजुर्वेद की यदि हम बात करें तो इसके अंदर स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में बात बताई हुई है। सामवेद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर संगीत में स्रोत, इसके बारे में बात बताया गया। और अर्थवेद की यदि हम बात करें तो अर्थवेद के अंदर जो भी हमारे तंत्र मध्य वशीकरण उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एक ऑप्शन आपका होगा 4। पहले एलिमिनेशन आप लगा के देख लो, यदि ए का 4 किस किस में है। देखो ए का 4 केवल ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, यानी बी भी कट गया, सी भी कट गया, तो बचे ऑप्शन 2। तो एक तो ए का 4 ये हो सकता है, सेकंड वाले को देखो रिकॉल कर, यजुर्वेद का किससे 2 से, तो यानी कि बी का 2। नेक्स्ट में करके देखो बी का 2 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका, यहाँ पे 1 दे रखा, तो ऑप्शन ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद है, देखो अभी मैंने बताया ऋग्वेद के बारे में आप सिंपल बता सकते हो ऋग्वेद क्या है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं कौन कौन से, कि ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, या शब्दों का संकलन, या युद्ध का ग्रंथ, ठीक है। तो स्त्रोतों का संकलन के बारे में बताया हुआ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, तीसरे वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, ठीक है। यदि इसकी हम बात करें तो पहला आपका दिया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में, या छांदोग्य उपनिषद में, या आपका कठोपनिषद उपनिषद में, या आपका केन उपनिषद में। तो ये ऑप्शन आपको बताने कि अध्यात्म ज्ञान के बारे में जो जिस विषय के बारे में बताया हुआ वो इनमें से कौन सा उपनिषद के बारे में बताया। अगर हम देखो इसकी बात करें, देखो वैसे सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपने पढ़ा होगा ये जो उपनिषद है इनके बारे में, कि जो एक कठोपनिषद है ये आपका यम और नचिकेता के बारे संवाद से रिलेटेड उसमें उल्लेखित किया हुआ, जिसमें आचार्य यम ने, ठीक है, जो आचार्य यम थे उन्होंने नचिकेता को उपदेश दिया था कि ना तो इस आत्मा का कभी जन्म होता, ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है, और यह जो होती है आपकी अजन्म होती है, ठीक है, यह जो होती है आपकी अजन्म होती है और नित्य भी होती है आपकी, और शाश्वत है। तो कठोपनिषद के अंदर कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कठोपनिषद, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी हुई, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत के अंदर पहले पे ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। हिंदू पौराणिक की कथा के अनुसार यदि हम बात करें तो जो समुद्र मंथन के अंदर जो सर्प थे जो रस्सी से लिपटे हुए थे, ठीक है, इस फॉर्मेट में, तो वो स्वयं को मतलब उनका नाम क्या था, उस सर्प का नाम क्या था, ये उसमें पूछा। वैसे तो उन जो सर्प का नाम था वो था वासुकी, और हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार यदि हम बात करें तो समुद्र मंथन में जो मथानी के रूप में ये एक मंदाचल पर्वत पर रस्सी से मतलब रस्सी के रूप में सर्पों के राजा थे जिनका नाम था वासुकी, ठीक है, उनका प्रयोग किया गया। और इसमें विष्णु ने जो मतलब विष्णु भगवान ने जो मतलब कुर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। और ऐसा जो बताया हुआ वो हिंदू पौराणिक कथा के अंदर बताया हुआ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या, देखो वैदिक के अंदर पूछा वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या होता है, होता वर्ड का। नॉर्मली देखो होता वर्ड का मतलब ऋग्वेद से ही संबंधित है, क्यों, देखो ऋग्वेद के अंदर जो मंडल है कुल वो कितने हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है, टोटल 10 हैं। और इसके अंदर ना 1028
आपको सूक्त देखने मिलेंगे और 10,522 आपको इसके अंदर ऋचाएं देखने मिलेंगी। और ऐत्रेय तथा कौशिकी जो कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के जो पुरोहित अगर हम बात करें तो जो होता कहा जाता है इसको, ऋग्वेद के पुरोहित को ही होता कहा जाता है। और इसके द्वितीय से सप्तम मंडल के अंदर यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है, जो ऋग्वेद के होता शब्द से आए, क्योंकि जो वश मंडल कहा गया है इसको प्रथम तथा दशम मंडल के भी अर्वाचीन, यानी एक तो आपका प्रथम मंडल में हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया आपका दशम मंडल के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वैदिक कर्मकांड का होता का संबंध ऋग्वेद से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में अगन्ना का प्रयोग हुआ वो किसके लिए हुआ। अगन्ना की यदि हम बात करते हैं नॉर्मली, देखो अगन्ना नॉर्मल, देखो अगन्ना का मतलब क्या, अगन्ना का मतलब होता है नॉर्मली ना मारे जाने योग्य, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो गाय जो थी उसकी हत्या करना या उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश से निकालने की व्यवस्था जो वो वेदों के अंदर ऐसा मतलब लिखा हुआ है। तो नॉर्मली इसमें गाय के लिए ही था, जो बकरी के लिए था ही नहीं। ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो गाय के लिए ही था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th कि जीविकोपार्जन हेतु वेद व्यान पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे वो किस मतलब किस नाम से कहलाए जाते थे वो। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका आचार्य, नेक्स्ट दिया हुआ आपका उपाध्याय, नेक्स्ट दिया हुआ आपका अध्यापक और फिर प्रोहित। तो ये आपसे पूछा कि वेद वेदांत के बारे में जो भी टीचर पढ़ाते थे उस टाइम पे, जो भी मतलब अध्यापक हुआ करते थे वो किस नाम से जाने जाते थे। तो नॉर्मली वो उपाध्याय के नाम से ही जाने जाते थे, क्योंकि देखो वैदिक काल के अंदर जो जीविकोपार्जन हेतु है वेद वेदांत पढ़ाने वाले जो भी टीचर रहा करते थे वो आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्य को पढ़ाते थे। और तथा कोई उनसे मतलब कि फ्री पढ़ाते थे, कोई शुल्क नहीं होता था, ठीक है। और किंतु शिष्य के द्वारा जो भी उनको मतलब दक्षिणा दी जाती थी वो उसे स्वीकार कर लेते थे। और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए भी यानी कि पुरोहित को मतलब कि जो कहा जाता था वो मतलब जो इसमें जो वेद देखो वेद वेदांग का तो होगा आपका कौन सा इसमें ऑप्शन, 1 सेकंड, वेद वेदांग वाला तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि उपाध्याय बी ऑप्शन। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी, यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले को बोलते थे, पुरोहित को बोलते थे अधर्व्य, ठीक है, अधर्व्य, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट आपका गोपत ब्राह्मण किस चीज से संबंधित है। गोपत के ब्राह्मण की अगर यदि हम बात करें तो ये आपको यजुर्वेद से है या ऋग्वेद से या अर्थवेद से या सामवेद से। तो बहुत इजी क्वेश्चन आप बता सकते हो। देखो वैसे ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं, ये ग्रंथ जो हमें यज्ञ तथा जो भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं उनमें विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। और इसके अंदर आपके ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, और कौशिकी ब्राह्मण, ताड़स ब्राह्मण, पंडवीश ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, ये सारे इन सभी का यानी कि आपको उल्लेख देखने को मिलेगा, ठीक है, जितने भी हैं ब्राह्मण के रिगार्डिंग। अब इसका पूछा गोपत ब्राह्मण से संबंधित कौन सा, तो गोपत की यदि हम बात करें तो आपका अर्थवेद से रिलेटेड था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। महाभारत की यदि हम बात करते हैं महाभारत जो है वो मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, किस यानी कि वृह कथा के नाम से जानी जाती थी, या आपकी ब्राह्मण के नाम से जानी जाती थी, या आपकी व्रत संहिता के नाम से जानी थी, या जय संहिता के नाम से जानी थी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, महाभारत जो थी मूलतः वो आपकी जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। और ऐसा क्यों, क्योंकि महाभारत की जो प्रारंभिक रचना काल है वो लगभग उसमें 8,800 मतलब कि 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और महाभारत का जो दूसरा संस्करण था उसमें भारत के बारे में बताया हुआ था, मैंने जो भारत था, और इसके अंदर जो श्लोकों की संख्या थी वो लगभग 24,000, ठीक है, इसके अंदर श्लोक की संख्या थी 24,000 थी। और वर्तमान महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं, ये भी ध्यान रखनी है। वर्तमान महाभारत श्लोक के अंदर 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं और यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे यानी कि सत सहस्त्री संहिता, ये ध्यान रखना, सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये थे आपके जो मतलब कि सारे टॉपिक जो थे, ठीक है। आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस करें आपके, अगर हम बात करें तो आपका एक कौन सा टॉपिक हो गया, पहला तो आपका होगा पाषाण काल, ठीक है, एक आपकी हो गई सैन्य सभ्यता संस्कृति, एक आपका होगा वैदिक काल। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करें। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।